नमस्कार, स्वागत है आप सभी का चैनल पर। और आज के वीडियो में विस्तृत चर्चा होने वाली है आपके सिलेबस में संकलित एक महत्वपूर्ण टॉपिक जो कि अभी तक मैंने नहीं कराया था। तो ये टॉपिक आपकी प्लेलिस्ट में ऐड हो जाएगा, जिसमें मैंने राजभाषा तो कराया है लेकिन राष्ट्रभाषा नहीं कराया था। तो आज ये टॉपिक भी कवर करा दूंगी ताकि आपकी परीक्षाओं में ज़्यादा से ज़्यादा आपकी मदद हो पाए। मेरी तरफ से जितना बन पड़ता है मैं उतनी आपकी मदद करने की कोशिश करती हूँ। तो ये जो टॉपिक है राष्ट्रभाषा, दो शब्दों से मिलकर बनता है, राष्ट्र और भाषा। सीधा सीधा दिखाई दे रहा है, अगर आप इसको तोड़ के देखेंगे तो ये कुल मिला के एक यौगिक शब्द है जिसका अर्थ क्या निकलता है। राष्ट्र का अर्थ क्या होता है आप सभी को पता है। राष्ट्र जो है लोगों से मिलकर बनता है, जहाँ पर लोगों की जो विचारधाराएं हैं उनमें एकता का भाव दिखाई देता है, और जो रहन सहन है या फिर जो परंपराएं हैं, संस्कृति इत्यादि हैं, उनमें एक एकता का भाव, एकजुटता का भाव दिखाई देता है। ठीक है। इसके बाद में भाषा का अर्थ क्या होता है। भाषा का अर्थ होता है या फिर भाषा वो माध्यम है जिसके ज़रिए हम या फिर कोई अन्य व्यक्ति या फिर एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति तक अपने विचारों को, अपनी भावनाओं को व्यक्त करता है या फिर पहुंचाता है। तो जब राष्ट्र के संदर्भ में इसको देखा जाए, यानी कि राष्ट्र के संदर्भ में कोई भाषा, जो कि भारत देश का दुर्भाग्य रहा है कि यहाँ की कोई भी राष्ट्रभाषा नहीं है, जबकि राष्ट्रभाषा जो है वो राष्ट्र को एकता के सूत्र में पिरोने का कार्य करती है ना। वहाँ के लोगों को एकता के सूत्र में पिरोती है। तो इसकी अवधारणा को देखेंगे, विस्तृत चर्चा होने वाली है, लेकिन चीज़ें आपको समझ में सारी आ जाएंगी आसान भाषा में। मैं हमेशा कहती हूँ, थंबनेल में भी लिखा होता है कि आसान भाषा में समझिए, तो आसान भाषा में समझाने की जिम्मेदारी अपने ऊपर ले लेती हूँ। बाकी इसका स्वरूप देखेंगे और इसकी विशेषताएँ देखेंगे, यानी इसकी क्या विशेषताएँ होती हैं। बाकी ऐतिहासिक दृष्टिकोण से भी राष्ट्रभाषा के संदर्भ में जो भी तथ्य इत्यादि हैं जो आपको याद रखने चाहिए वो भी देख लेंगे। तो ऑल इन वन वीडियो होने वाला है। बस आपको करना क्या है, वीडियो को अंत तक देखना है। नोट्स की चिंता बिल्कुल मत करना, क्योंकि ये आपको प्रोवाइड करा दिए जाएंगे टेलीग्राम चैनल पे। ठीक है, चलिए फिर आ जाते हैं हमारे टॉपिक पे। तो राष्ट्रभाषा, जैसा कि मैंने आपको थोड़ा ऊपर भूमिका बांधने की कोशिश की, अब उस पर विस्तृत चर्चा कर लेते हैं। तो किसी भी राष्ट्र की पहचान होती है, ये अस्मिता की बात करती है। केवल उसकी भौगोलिक सीमाओं या राजनीतिक व्यवस्था भर से इसका संबंध नहीं है, बल्कि उसकी भाषा, यानी कि राष्ट्र की भाषा, संस्कृति और सामूहिक चेतना से होती है। भाषा वह माध्यम है जिसके द्वारा एक राष्ट्र या फिर कोई एक व्यक्ति अपने विचारों को, अपनी परंपराओं को और अपने मूल्यों को व्यक्त करता है, दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाता है। अभिव्यक्ति का माध्यम है भाषा। इसी संदर्भ में राष्ट्रभाषा की अवधारणा अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाती है। राष्ट्रभाषा न केवल संचार का साधन मात्र है, बल्कि यह राष्ट्रीय एकता, सांस्कृतिक निरंतरता, मैंने शुरुआत में ही बताया था, और ज़रूरी सबसे ज़्यादा भावनात्मक एकात्मकता प्रतीक होती है। जैसे हमारे भारत देश के जितनी भी राष्ट्रीय चीज़ें हैं, राष्ट्रीय चिन्ह हो, राष्ट्रीय पशु हो, राष्ट्रीय पक्षी हो, राष्ट्रीय फूल हो, उन सबसे हमारा भावनात्मक जुड़ाव होता है। तो उन्हीं में से एक महत्वपूर्ण तत्व है राष्ट्रभाषा। लेकिन भारत देश में ये फिर से मैं कहूँगी दुर्भाग्य ही रहा है कि यहाँ पे हिंदी को राष्ट्रभाषा के तौर पे स्वीकार नहीं किया गया है। उसके पीछे का इतिहास आप सबको पता ही होगा, उस पर मैं क्या बात करूं। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं राष्ट्रभाषा की अवधारणा पर विस्तृत चर्चा कर लेते हैं। तो राष्ट्रभाषा से तात्पर्य उस भाषा से है, अभी तक तो आप समझ गए होंगे मोटे तौर पर, लेकिन एक अच्छी सी जो परिभाषा हो सकती है आपकी परीक्षा की दृष्टि से वो यहाँ पे लिखी हुई है, जिसे किसी राष्ट्र के अधिकांश लोग बोलते हैं, समझते हैं, अपने दैनिक जीवन में प्रयोग करते हैं। अब समझिए, भारत में मुख्य रूप से अगर देखा जाएगा तो हिंदी भाषा का प्रयोग होता आया है और हो रहा है। तो इसी वजह से काफ़ी प्रयास रहा था कि हिंदी को भारत की राष्ट्रभाषा बनाया जाए, लेकिन द्रविड़ क्षेत्रों से इसका काफ़ी विरोध देखने को मिला। आप ये सारी चीज़ें समझते होंगे ना कि हिंदी को ही क्यों राष्ट्रभाषा बनाया जाए, द्रविड़ भाषाएं हैं उन्हें क्यों ना राष्ट्रभाषा बनाया जाए। तो ऐसा करते करते बहुत विद्रोह, आंदोलन इत्यादि हुए, जिसके चलते फिर भारत में किसी भी तरह की कोई राष्ट्रभाषा नहीं बनी, बल्कि हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया गया, जो कि राजभाषा वाला जो वीडियो है उसमें मैंने आपको चीज़ें समझाई हैं। ठीक है, यह भाषा उस देश की सांस्कृतिक पहचान का प्रतिनिधित्व करती है और लोगों के बीच
भावनात्मक संबंध स्थापित करने का कार्य करती है। राष्ट्रभाषा का संबंध केवल भाषाई उपयोग तक ही सीमित नहीं होता है, बल्कि यह राष्ट्रीय चेतना और सामूहिक अस्मिता का भी, अस्मिता यानी कि पहचान, सामूहिक अस्मिता का भी प्रतीक होती है। अगला बिंदु है, जब किसी देश में विभिन्न भाषाएं बोली जाती हैं तब राष्ट्रभाषा वह माध्यम बनती है जो उन सभी को एक सूत्र में पिरोने का कार्य करती है। अब देखिए, आप समझ रहे होंगे कि भारत में राष्ट्रभाषा होनी चाहिए थी, कितना ज़रूरी था उसका होना, क्योंकि भारत देश जो है वो विविधता में एकता की बात करता है। यहाँ पे कितनी ही बोलियाँ, कितनी ही भाषाएं बोली जाती हैं, कोस कोस पे भाषाएं बदल जाती हैं, तो वहाँ पे आप देखिए कि राष्ट्रभाषा की कितनी ज़्यादा ज़रूरत थी। यह भाषा जनसाधारण की भाषा होती है, यानी जिसको सभी लोग समझ सकें, न कि केवल शिक्षित वर्ग की। यानी इसको शिक्षित वर्ग या फिर साक्षर वर्ग से जोड़कर बिल्कुल नहीं देखना है, या किसी विशेष समुदाय से भी जोड़कर नहीं देखना है। इसी कारण राष्ट्रभाषा को जनभाषा भी कहा जाता है ना। जन का अर्थ होता है लोग और भाषा का अर्थ होता है भाषा, तो लोगों की भाषा। ठीक है, आगे आ जाइए। अगला बिंदु है, भारत के संदर्भ में स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान हिंदी ने इसी प्रकार की भूमिका निभाई थी। यह भाषा विभिन्न प्रांतों के लोगों को जोड़ने का माध्यम बनी और राष्ट्रीय चेतना के प्रसार में सहायक हुई। लेकिन ध्यान से देखिए, यहाँ पे कहीं पे भी मैंने ये नहीं लिखा है कि हिंदी भारत की राष्ट्रभाषा है। ठीक है, नहीं तो आप कमेंट में बोलें कि मैंने ऐसा कुछ लिखा है। अब आ जाइए राष्ट्रभाषा के स्वरूप पर। अवधारणा को अच्छे से समझा, इतनी ही चर्चा हो सकती, ज़्यादा बड़ा तो टॉपिक है नहीं, और वैसे भी साहित्यिक दृष्टि से ये टॉपिक उतना विस्तृत है नहीं कि इस पे बहुत बड़ा उत्तर आप लिख पाएँ, क्योंकि तथ्यात्मक चीज़ें हैं तो तथ्य ही मैं आपको बताऊंगी। फालतू की कहानी तो यहाँ पे मैं नहीं बताऊंगी, क्योंकि आपकी परीक्षा का समय नज़दीक है, तो आपका समय व्यर्थ ना हो, उसको ध्यान में मुझे रखना पड़ता है। तो राष्ट्रभाषा का स्वरूप बहुआयामी है, कई आयाम है। बहु का अर्थ होता है बहुत, जिसमें 3 प्रमुख पहलू आ जाते हैं। कौन कौन से? पहला है सामाजिक, दूसरा है सांस्कृतिक और तीसरा है राजनीतिक। तो यहाँ पे मैंने इस तरह से फ्लो चार्ट बना दिया है। ऐसे आपको अपनी परीक्षा में फ्लो चार्ट बना के आने चाहिए, ये काफ़ी अच्छा इम्पैक्ट डालते हैं एग्जामिनर पे। ठीक है, तो स्वरूप आप इस तरह से लिखेंगे, 3 एरोज बनाएंगे। पहले लिखेंगे, पहला स्वरूप कौन सा है? सामाजिक। ठीक है, दूसरा कौन सा है? सांस्कृतिक, और तीसरा कौन सा है? राजनीतिक। ठीक है, 3 स्वरूप आपके यहाँ पे हो जाएंगे। आगे आ जाइए, बात कर लेते हैं राष्ट्रभाषा के इन तीनों स्वरूपों पर विस्तार से। तो सामाजिक दृष्टि से राष्ट्रभाषा वह होती है जो जनजीवन से जुड़ी हुई हो, यानी कि जनभाषा हो। यह भाषा लोगों के दैनिक व्यवहार, लोक जीवन और सामाजिक संबंधों में प्रयुक्त होती है। इसमें कृत्रिमता नहीं होती है, बल्कि सहजता और स्वाभाविकता होती है। यानी तभी मैंने कहा था कि इसे किसी शिक्षित वर्ग मात्र से जोड़कर नहीं देखा जा सकता है, क्योंकि इसमें सहजता और स्वाभाविकता होती है। इसे आम जनमानस भी, एक अनपढ़ व्यक्ति भी प्रयोग कर सकता है, समझ सकता है, बोल सकता है, जिससे यह भाषा जनसाधारण के लिए सरल और ग्राह्य बन जाती है। ग्राह्य जो है इसका अर्थ होता है ग्रहण करना। आगे आइए, सांस्कृतिक दृष्टि से देख लेते हैं सांस्कृतिक स्वरूप क्या है। तो राष्ट्रभाषा उस राष्ट्र की, किसी भी राष्ट्र की परंपराओं, रीति रिवाजों, लोक कथाओं और साहित्य को अभिव्यक्त करती है। यह भाषा देश की सांस्कृतिक विरासत को संजोकर रखती है। ठीक है, ये वाला बिंदु महत्वपूर्ण है। और उसे एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचाने का कार्य भी करती है। इस प्रकार राष्ट्रभाषा सांस्कृतिक निरंतरता का माध्यम भी बन जाती है। आप चाहें तो ये कुछ बिंदु हैं जो नोट कर सकते हैं, जब आप राष्ट्रभाषा की विशेषताएं बताएंगे तो उसमें ये आ जाएंगे, बाकी आगे तो मैं बात कर ही लूँगी इन पे। आगे आइए, राजनीतिक स्वरूप भी इसका देख लेते हैं। तो राजनीतिक दृष्टि से राष्ट्रभाषा राष्ट्र निर्माण का एक महत्वपूर्ण उपकरण है या फिर साधन है। यह राष्ट्रीय एकता और अखंडता को मजबूत करने का कार्य करती है। स्वतंत्रता आंदोलन में राष्ट्रभाषा का विशेष महत्व रहा है, क्योंकि यह जन समूह को एकजुट करने और उनमें राष्ट्रीय भावना उत्पन्न करने का कार्य करती है। इसीलिए राष्ट्रभाषा जो है वो भावनाओं से जुड़ी हुई है। हमारा भावनात्मक जुड़ाव राष्ट्रभाषा के प्रति हो जाता है। आगे आइए, अब बात कर लेते हैं, जैसा कि ऊपर बताई थी कुछ विशेषताएं राष्ट्रभाषा की, अब उन्हें विस्तार से देख लेते हैं। यहाँ पे पॉइंटर्स लिखे हुए हैं, ज़्यादा मैंने इनको एक्सप्लेन इसलिए नहीं किया है क्योंकि बड़े ही आसान शब्द हैं, इनका अर्थ आप समझ ही जाएंगे। चलिए फिर, पहली विशेषता है व्यापकता, यानी कि बड़े क्षेत्र में फैली हुई होनी चाहिए। यानी अधिकांश लोग, भारत के या फिर किसी भी देश के अधिकांश लोग इस भाषा का प्रयोग करते हैं, या फिर जिस भाषा का प्रयोग राष्ट्र के किसी भी देश के अधिकांश लोग करते हैं वो वहाँ की राष्ट्रभाषा
होती है। ठीक है, आगे आइए। संपर्क भाषा यानी राष्ट्रभाषा जो है वो जनभाषा भी है और संपर्क भाषा के तौर पर भी कार्य करती है, क्योंकि ये विभिन्न प्रांतों और भाषाओं के बीच संपर्क स्थापित करने में सक्षम होती है या फिर होनी चाहिए। आगे आइए, तीसरी विशेषता है सांस्कृतिक अभिव्यक्ति, यानी हमारी संस्कृति की अभिव्यक्ति करने का कार्य करती है। हमारी सांस्कृतिक धरोहर के रूप में राष्ट्रभाषा होती है, तो राष्ट्र की सांस्कृतिक विरासत, परंपरा और लोक जीवन को व्यक्त करने में सक्षम होती है राष्ट्रभाषा, या फिर इसको होना चाहिए। तो ये तीसरी विशेषता है। अगली विशेषता क्या है? अगली विशेषता है समृद्ध शब्द भंडार। शब्द भंडार की समृद्धि इसलिए आवश्यक है ताकि इसमें अधिक से अधिक साहित्य सृजन हो सके। ठीक है, तो अन्य भाषाओं के शब्दों को ग्रहण करने की क्षमता इसमें, अन्य भाषाओं के शब्दों को ग्रहण करने की क्षमता इसमें होनी चाहिए और ये लचीली होनी चाहिए, ताकि इसका धीरे धीरे जो क्षेत्र है वो व्यापक होता रहे, इसका विस्तार होता रहे। ये ज़रूरी है इसमें शब्द भंडार की दृष्टि से समृद्धि होना। आगे आइए, पांचवा बिंदु है सरलता। सरलता किस लिए जरूरी है? सरलता इसलिए जरूरी है ताकि ये किसी एक वर्ग विशेष तक सीमित न रह जाए। कहीं ऐसा ना हो कि सिर्फ और सिर्फ शिक्षित वर्ग ही इसका प्रयोग कर पा रहा है, जबकि राष्ट्रभाषा की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? व्यापकता, यानी कि इसे अधिक से अधिक लोग बोलें। किसी भी राष्ट्र के अधिकांश लोगों के द्वारा प्रयोग में लाई जाने वाली भाषा होती है राष्ट्रभाषा। तो सरलता का तत्व होना अनिवार्य है। आगे आइए, छठा बिंदु क्या है? ध्वन्यात्मक लचीलापन। विभिन्न भाषाओं की ध्वनियों को स्वीकार करने की क्षमता भी इसमें होनी चाहिए, यानी कि शब्द भंडार की दृष्टि से भी समृद्ध होनी चाहिए और ध्वन्यात्मक लचीलापन भी इसमें होना चाहिए। आगे आइए, सातवीं विशेषता क्या है? सातवीं विशेषता है लिपि की उपयुक्तता। देवनागरी लिपि है हिंदी भाषा की। ठीक है, ऐसी लिपि हो जिसमें विभिन्न ध्वनियों को सही ढंग से लिखा जा सके, जैसे हिंदी के लिए देवनागरी। आगे आइए, आठवां बिंदु है साहित्यिक समृद्धि। ये तो मैंने आपको ऊपर जब शब्द भंडार की समृद्धि बताई थी तो उसी में ये बिंदु मैंने कवर कर दिया था। आप अगर चाहें अलग से लिखना तो लिख सकते हैं, लेकिन अगर उसी में डाल देंगे तो उसको विस्तार दे के चीज़ें आप बता सकते हैं। आगे आ जाइए, तो राष्ट्रभाषा की जो विशेषताएं मैंने ऊपर आपको बताई हैं, 8 विशेषताएं या फिर 7 विशेषताएं कह लीजिए, अगर आप अंतिम बिंदु को ऊपर वाले में डाल देंगे तो फिर यहाँ पे मैंने जो राष्ट्रभाषा के ऊपर विशेषताएं बताई थी ना, उनको यहाँ पे विस्तार दिया है ताकि आपके पास नोट्स अच्छे से पहुँच जाए। बाकी इनको आप पढ़ लेना, मैंने ऊपर जो एक्सप्लेन किया है वही यहाँ पे विस्तार से लिखा हुआ है, तो आप इसमें परेशान मत होना कि मैंने छोड़ दिया है। चलिए फिर अगली जो महत्वपूर्ण चीज़ है उस पर आ जाइए। तो राष्ट्रभाषा के स्वरूप में हिंदी की ऐतिहासिक विकास यात्रा। मैंने कहा था ना, ऐतिहासिक दृष्टिकोण से जितने महत्वपूर्ण बिंदु हो सकते हैं आपकी परीक्षा को ध्यान में रखते हुए, वो भी मैंने यहाँ पे इस वीडियो में संकलित किए हैं। चलिए, तो पहला बिंदु क्या है? आदिकाल से शुरू करते हैं, यहीं से हिंदी साहित्य जगत की यात्रा आरंभ होती। तो आदिकाल और भक्तिकाल का साहित्य सिर्फ हिंदी प्रदेशों में ही नहीं, अपितु हिंदीतर यानी कि हिंदी से उत्तर जिन क्षेत्रों में हिंदी नहीं बोली जाती उन क्षेत्रों को हिंदीतर कहेंगे, प्रदेशों में भी रचा गया। हमारे देश के सामाजिक विकास में 2 आंदोलनों की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका रही है। पहला आंदोलन है भक्ति आंदोलन, दूसरा है स्वतंत्रता आंदोलन। ठीक है, ये दोनों आंदोलन हिंदी के माध्यम से ही संपन्न हुए हैं, इसीलिए काफ़ी प्रयास रहा था हिंदी को राष्ट्रभाषा का दर्जा देने का, जो संभव नहीं हो पाया। अगला बिंदु है स्वतंत्रता के बाद यानी कि सन 1947 के पश्चात क्षेत्रवादी प्रवृत्तियां उभरने लगीं। सन 1956 ईस्वी में भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन हुआ। देखिए, अब आप समझ रहे हैं ना, इसीलिए मैंने ये बिंदु डाला है ऐतिहासिक विकास यात्रा, ताकि आप चीज़ों को और ढंग से समझ पाएँ कि हिंदी राष्ट्रभाषा क्यों नहीं बनी थी। तो जब राज्यों का पुनर्गठन ही भाषा के आधार पर हो रहा है तो वो राज्य तो कतई नहीं चाहेंगे ना, अगर उनके राज्य में हिंदी भाषा बोलने वाली अधिकांश जनता नहीं है तो वो नहीं चाहेंगे कि हिंदी को राष्ट्रभाषा का दर्जा दिया जाए, है ना। सन 1953 के बाद से आज तक राष्ट्रभाषा का मुद्दा कभी प्रभावी ढंग से उठ ही नहीं सका है, जिसकी वजह से आज भी भारत की कोई राष्ट्रभाषा नहीं है। आगे आ जाइए, स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान राष्ट्रभाषा के स्वरूप में हिंदी का विकास देख लेते हैं, इसकी विकास यात्रा देख लेते हैं। तो राष्ट्रभाषा की आवश्यकता किसी भी राष्ट्र की सांस्कृतिक और राजनीतिक एकता की जागृति एवं अक्षुण्णता के लिए होती है। ठीक है, राष्ट्रभाषा की आवश्यकता क्यों होती है? किसी भी राष्ट्र की, किसी भी देश की सांस्कृतिक और राजनीतिक एकता को जगाने के लिए। भारत देश में अकबर के समय से लेकर लगभग 30 शताब्दियों तक फारसी राजभाषा रही। सन 1833 के बाद निचले स्तर पर उर्दू और उच्च स्तर पर अंग्रेजी राजभाषा रही है, परंतु सारे देश की संपर्क भाषा हिंदी ही रही है।
19वीं शताब्दी में ईसाई मिशनरियों, फोर्ट विलियम कॉलेज, आप सभी जानते होंगे ईसाई मिशनरियों और फोर्ट विलियम कॉलेज का कितना योगदान रहा है हिंदी को आगे ले जाने में। देखा जाए तो सन 1800 में इसकी स्थापना हुई थी और सदल मिश्र, लल्लू लाल जी इत्यादि का नाम तो आप जानते ही होंगे। उनसे रिलेट करके आपने आधुनिक काल का प्रथम सोपान यानी कि भारतीय हिंदू युग पढ़ा होगा, है ना। तो उसमें ये सारे नाम आप जानते हैं, आप इनसे परिचित हैं, मैं इतना मान के चल रही हूँ, इंशाअल्लाह खान इत्यादि, ठीक है। एवं सामाजिक धार्मिक नवजागरण ने राष्ट्रभाषा के रूप में हिंदी को विकसित करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया था, ठीक है। आगे आइए, सबसे प्रमुख राजनीतिक संगठन अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सभी बड़े नेताओं ने राष्ट्रीय चेतना के जागरण हेतु एक भाषा की आवश्यकता पर बल देते हुए हिंदी को उपयुक्त बनाया। कांग्रेस के सन 1925 के कानपुर अधिवेशन में, कांग्रेस के तो कई अधिवेशन हुए हैं, तो उनमें से एक जो अधिवेशन है कानपुर अधिवेशन, जो कि सन 1925 में हुआ था, में यह प्रस्ताव स्वीकृत हुआ कि कांग्रेस अपने सभी कार्यों में प्रादेशिक भाषाओं के तौर पे हिंदी का प्रयोग करेगी। और सन 1864 में बम्बई की फ्री चर्च कॉलेज के प्राध्यापक श्री पेठे, ये नाम आपको याद रखना है, ये मतलब सारे बिंदु जो भी मैं फिलहाल बता रही हूँ वो सारे आपकी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, अगर आप इनको याद कर लेते हैं, क्योंकि ये तथ्य हैं जो आपको लिखकर आने चाहिए परीक्षा में। श्री पेठे ने राष्ट्रभाषा नामक मराठी पुस्तक लिखी थी, जिसमें उन्होंने भारत के लिए एक भाषा की आवश्यकता की बात की थी और उनके मत से हिंदी इस दृष्टि से खरी उतरती थी, ठीक है। आगे आ जाइए, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने सन 1936 में, जब मुंशी प्रेमचंद जी की मृत्यु हुई थी, हिंदी वर्ग का आरंभ किया और काठियावाड़ राष्ट्रभाषा प्रचार समिति नामक संस्था की स्थापना की। किसने? सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने। सुभाष चंद्र बोस ने हिंदी या हिंदुस्तानी को राष्ट्रीय एकता की आवश्यक शर्त मानते हुए क्या कहा, ये महत्वपूर्ण है, इसको मैं हाईलाइट कर दे रही हूँ। कहते हैं कि यदि हम लोगों ने तन मन धन से प्रयत्न किया तो वह दिन दूर नहीं जब भारत स्वाधीन होगा और उसकी राष्ट्रभाषा होगी हिंदी। ये महत्वपूर्ण कथन है, इसको आप नोट कर लेना, ठीक है। आगे आइए, अगला बिंदु है सन 1918 में कांग्रेस के इंदौर अधिवेशन। अभी कानपुर अधिवेशन की बात आई थी, अब इंदौर अधिवेशन में क्या होता है, इंदौर अधिवेशन में गांधी जी ने अपना स्पष्ट मत व्यक्त किया, इसको मैं हाईलाइट कर दे रही हूँ, ये इंपॉर्टेंट कोटेशन है। तो अपना मत व्यक्त किया और कहा कि हिंदी ही हिंदुस्तान की राष्ट्रभाषा हो सकती है और होनी चाहिए। वे मानते थे कि हिंदी का प्रश्न स्वराज्य का प्रश्न है, ठीक है। हिंदी को स्वराज्य से जोड़कर देखा महात्मा गांधी ने इंदौर अधिवेशन में। आगे आइए, महात्मा गांधी की प्रेरणा से ही वर्धा और मद्रास में राष्ट्रभाषा प्रचार सभाएं भी स्थापित होती थीं। 1929 ईस्वी में सी राजगोपालाचारी ने दक्षिण वालों को हिंदी सीखने की सीख दी, ठीक है। मतलब पूरा प्रयास रहा कि हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाया जा सके, लेकिन वो संभव नहीं हो पाया। इनका कहना था, ये भी महत्वपूर्ण कोटेशन है, इसको मैं हाईलाइट कर दे रही हूँ। तो इनका कहना था कि हिंदी भारत की राष्ट्रभाषा तो है ही, यही जनतंत्रात्मक भारत में राजभाषा भी होगी। उन्होंने सन 1937 ईस्वी में मद्रास में संपन्न हुए हिंदी साहित्य सम्मेलन में यह प्रस्ताव रखा था कि कांग्रेस की सारी कार्यवाही हिंदी में हो। किसने? सी राजगोपालाचारी ने। आइए अब बात कर लेते हैं राजभाषा और राष्ट्रभाषा में क्या अंतर है। चलिए इसको देख के वीडियो को वाइंड अप करेंगे। तो पहला बिंदु क्या है, परिभाषा के आधार पर देखते हैं क्या अंतर है दोनों में। तो राष्ट्रभाषा क्या है? राष्ट्रभाषा वह भाषा है जो राष्ट्र के अधिकांश लोगों द्वारा बोली समझी जाती है। बहुत अच्छे से अब आप इसको समझ गए होंगे। और सांस्कृतिक पहचान का प्रतीक ये होती है। आइए, राजभाषा क्या है? राजभाषा वो भाषा है जो सरकार द्वारा प्रशासनिक कार्यों के लिए निर्धारित की जाती है, वहाँ पे प्रयोग की जाती है। आगे आइए, स्वरूप के आधार पर क्या अंतर है। तो राष्ट्रभाषा के स्वरूप की बात करें तो इसका स्वरूप कैसा है? सांस्कृतिक, सामाजिक और भावनात्मक, इस पे ऊपर चर्चा हुई थी। और राजभाषा का कैसा है? प्रशासनिक और आधिकारिक, यानी कि ये प्रशासन में प्रयोग होने वाली भाषा है, प्रशासनिक कार्यों में प्रयोग होने वाली भाषा है, आधिकारिक भाषा है। आगे आइए, राष्ट्रभाषा में जन स्वीकृति का होना बहुत महत्वपूर्ण है। जन स्वीकृति के अभाव में ही तो हिंदी भारत की राष्ट्रभाषा नहीं बन पाई थी। इसके बाद में राजभाषा जो है वो संवैधानिक और कानूनी प्रावधान से बनाई गई। आगे आइए, उद्देश्य क्या है? राष्ट्रीय एकता और सांस्कृतिक समन्वय राष्ट्रभाषा का उद्देश्य है। और राजभाषा का उद्देश्य क्या है? शासन और प्रशासन को सुचारू रूप से चलाना, क्योंकि ये शासन की भाषा है, प्रशासनिक कार्यों की भाषा है।
अगला बिंदु है प्रयोग क्षेत्र, देख लेते हैं दोनों का। तो राष्ट्रभाषा का प्रयोग क्षेत्र जनसाधारण के बीच है, इसीलिए जनभाषा भी है। तो सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन में इसका प्रयोग होता है। सरकारी दफ्तरों, प्रशासनिक कार्यों इत्यादि में राजभाषा का प्रयोग होता है। महत्व, राष्ट्रीय पहचान और एकता का प्रतीक है कौन? राष्ट्रभाषा। और वहीं राजभाषा प्रशासनिक सुविधा और कार्यकुशलता का माध्यम है। उदाहरण भी यहाँ पे दिया गया है, हिंदी जो कि राष्ट्रभाषा नहीं है लेकिन व्यवहारिक और भावात्मक रूप से राष्ट्रभाषा है कहीं ना कहीं। इसके बाद में संविधान के अनुसार राजभाषा का दर्जा तो हिंदी को मिला ही है, ये मैंने शुरुआत में आपको बता दिया था। आगे आइए संवैधानिक स्थिति देखते हैं। तो भारत में राष्ट्रभाषा का कोई आधिकारिक उल्लेख नहीं है, ठीक है, बस भावात्मक और व्यवहारिक रूप से हिंदी को राष्ट्रभाषा हम हिंदी भाषियों ने स्वीकार किया है, हम भारतवासियों ने स्वीकार किया है। लेकिन राजभाषा की संवैधानिक स्थिति देखें तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 343, तो अनुच्छेद 343 में हिंदी राजभाषा के रूप में स्वीकृत हुई है। तो ये सारी चीज़ें थी, चर्चा फिर यहीं पे समाप्त करती हूँ। आई होप आपको टॉपिक के ऊपर क्लैरिटी आ गई होगी। बाकी रिवीजन तो करना पड़ेगा, नहीं तो मैं क्या भगवान भी नीचे उतर आए वो भी आपको चीज़ें याद नहीं करा पाएंगे। रिवीजन ज़रूरी होता है। बाकी ये नोट्स आपको कहाँ मिलेंगे? तो ये नोट्स आपको मिलेंगे टेलीग्राम चैनल पे। आप टेलीग्राम पे जाके ये सर्च करना तो ये चैनल मिल जाएगा। और अगर इतनी मेहनत नहीं करनी है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिलेगी, डायरेक्ट आप वहाँ से टेलीग्राम चैनल पे पहुँच जाएंगे और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना। वहाँ पे ये नोट्स उपलब्ध करा दिए जाएंगे और इसके अलावा बहुत सारा स्टडी मटेरियल वहाँ पे उपलब्ध कराया जा चुका है और भविष्य में कराया जाता रहेगा। तो मेरा कोई फ़ायदा नहीं है वहाँ से, आप चुपके से वहाँ पे जुड़ जाइए, आपका ही फ़ायदा है। बाकी अगर मुझसे पर्सनली जुड़ना चाहते हैं, कोई सुझाव लेना चाहते हैं तो आप मुझसे इंस्टाग्राम पे जुड़ सकते हैं। इसकी लिंक भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। बाकी चैनल को सब्सक्राइब करना तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपके पास नहीं पहुंचेंगे। बाकी यहाँ पे तो आपकी ज़रूरत की बातें होती हैं, मैं कोई अपनी घर की कहानियाँ तो लेके आती नहीं हूँ। तो चैनल को सब्सक्राइब खुद भी कर लेना, अपने साथियों को भी चैनल से जोड़ लेना, क्योंकि ज्ञान बांटने से ही बढ़ता है। बाकी पढ़ते रहिए, सीखते रहिए। वीडियोज़ अच्छे लगते हैं, हेल्पफुल लगते हैं तो थोड़ा सा मुझे भी मोटिवेट किया करिए वीडियो को लाइक करके और अपना फीडबैक कॉमेंट सेक्शन में दे के। मुझे इंतज़ार रहता है आपकी कॉमेंट्स का। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।